ये सारे के सारे रूल्स तभी एप्लीकेबल होंगे जब कम्युनिकेशन लेटर के थ्रू या पोस्ट के थ्रू हो रहा होगा, है ना। जैसे अगर दो लोग आमने सामने खड़े होकर के बात कर रहे हैं, ओरल कम्युनिकेशन चल रहा है, तो भाई एक आदमी ने बोला, दूसरे ने सुन लिया, तुरंत के तुरंत कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गया। अगर टेलीफोनिक कम्युनिकेशन हो रहा है तो टेलीफोनिक कम्युनिकेशन को भी ओरल कम्युनिकेशन की तरह से ही ट्रीट किया जाता है। वहां पर भी जैसे ही सामने वाले ने बोला, दूसरे वाले ने सुन लिया। लेकिन हाँ, टेलीफोनिक कम्युनिकेशन में बस केवल एक चीज ध्यान रखने वाली होती है कि आपको ये कंफर्म कर लेना चाहिए कि जो मैंने बोला है। हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल है? उम्मीद है सब लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू जीएनजी 2.0। तो चलिए, लास्ट टर्न पर हम लोग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की यूनिट 1 कर रहे थे। यूनिट 1 में हम लोगों ने लास्ट टर्न पे क्या क्या किया था एक बार फटाफट से रिकॉल कर लेते हैं। तो लास्ट टर्न पे हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट का मतलब समझा, एग्रीमेंट का मतलब समझा, फिर ऑफर समझे, फिर ऑफर कितने तरह के होते हैं और ऑफर के रिगार्डिंग रूल्स क्या होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने कंप्लीट करी थी। और जैसा कि मैं आपसे बार बार आपको रिमाइंड कराता हूँ कि क्लास के बाद में आप मॉड्यूल से ज़रूर एक बार रिवीजन कर लेना। और मैं पूरी तरह से मान करके चलता हूँ, मैं एजम्पशन लेकर के चलता हूँ कि आपने मेरी बात मानी होगी और आपने उसको अच्छे से रिवाइज भी कर लिया होगा। और आज ये चैप्टर हम लोग ख़त्म करेंगे, आज ये यूनिट हम लोग ख़त्म करेंगे। और यूनिट ख़त्म करने के बाद में कोशिश करिएगा, आईसीआई ने रिवीजन टेस्ट पेपर यानी कि आरटीपी निकाल लिए हैं। तो जैसे जैसे हम लोगों की यूनिट कंप्लीट होती जाए वैसे वैसे आरटीपी के क्वेश्चंस आपको लगाने हैं और साथ में जो मॉड्यूल के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है उसको भी आपको साथ में लगाने हैं। जब यहाँ पर पूरी क्लास पढ़ लोगे, घर पे रिवीजन कर लोगे, घर पे क्वेश्चंस लगा लोगे, तब ये मान करके चलना कि ये यूनिट आपकी बहुत अच्छे से तैयार है। और ये चीज़ कंसिस्टेंसी के साथ में हर एक यूनिट के साथ में और हर एक चैप्टर के साथ में आपको लेकर के चलनी है कि हम लोगों ने जीएनजी 2.0 का वीडियो देखा, वीडियो देखने के बाद में घर पे मॉड्यूल से उसको रिवाइज किया, फिर उसके बाद में हमने आरटीपी के क्वेश्चंस देखे, फिर उसके बाद में मॉड्यूल के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन देखे। अब हमारा अच्छे से रिवीजन हो गया, अब हम पेपर देने के लिए तैयार हैं। मेरी बात समझ में आ रही ना? यही बेटा सही स्ट्रेटेजी है अगर सितंबर में निकालना है। ठीक है, तो चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज का। लास्ट टर्न पर हम लोगों ने ऑफर पूरा कंप्लीट कर लिया था। उसके साथ में एक्सेप्टेंस के बारे में मैंने आपको बता दिया था कि एक्सेप्टेंस क्या होती है। तो भाई ऑफर क्या होता है? ऑफर में फाइनल विलिंगनेस होती है। जब कोई भी पर्सन अपनी विलिंगनेस को किसी दूसरे पर्सन के सामने इस इंटेंशन के साथ में रखता है कि ताकि उसकी कंसेंट मिल जाए, तो उसको बोला जाता है एक्सेप्टेंस, है ना? यही तो समझा यही तो पढ़ा था। तो जब वो पर्सन अपनी कंसेंट दे देता है तो उसको बोलते हैं एक्सेप्टेंस। तो अब एक्सेप्टेंस के रिगार्डिंग रूल्स या एक्सेप्टेंस क्या होती है ये देखते हैं। तो जनरल रूल है जनरल रूल क्या बोलता है? ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड ओनली बाय द पर्सन और पर्सन टू whom इट इज मेड। तो भाई अगर कोई भी ऑफर स्पेसिफिक ऑफर है, किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को दिया गया है, तो वही पर्टिकुलर पर्सन उस ऑफर को एक्सेप्ट करेगा, उसके अलावा कोई भी पर्सन उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता। जनरल ऑफर के केस में पूरी की पूरी पब्लिक के लिए होता है। पूरी की पूरी पब्लिक में से कोई भी पर्सन उसको एक्सेप्ट कर सकता है, बस उसकी नॉलेज में वो ऑफर होना चाहिए, है ना। ये हम लोगों ने गौरी दत्त वर्सेस लालमन शुक्ला वाले केस में देखा था। स्पेसिफिक ऑफर एक्सेप्टेड ओनली बाय दैट डेफिनेट पर्सन और पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पर्सन टू whom इट हैज़ बीन मेड। जनरल ऑफर के बारे में मैंने आपको बताया, है ना। आगे देखते हैं तो लीगल रूल्स क्या होते हैं। वो थे जनरल रूल्स, अब लीगल रूल्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो एक्सेप्टेंस जो होती है वो एब्सोल्यूट होनी चाहिए, अनक्वालिफाइड होनी चाहिए। यानी कि एक्सेप्टेंस जैसा ऑफर दिया गया है आप बिल्कुल वैसे ही एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्टेंस के साथ में आप कोई भी टर्म्स और कंडीशंस नहीं लगा सकते, उसमें वेरिएशन या कोई भी मॉडिफिकेशन आप नहीं कर सकते। अगर आपने कोई भी मॉडिफिकेशन किया, कोई भी वेरिएशन किया, तो फिर वहाँ पर वो फिर एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाएगी। वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा काउंटर ऑफर, है ना। वो फिर क्या हो जाएगा? काउंटर ऑफर। दूसरा, कम्युनिकेटेड टू ऑफरर। जिस तरीके से ऑफर का कम्युनिकेट होना ज़रूरी है उसी तरीके से एक्सेप्टेंस का भी कम्युनिकेट होना ज़रूरी है। आप अगर अपने मन में केवल सोच ले रहे हैं, आप केवल अपने मन में सोच ले रहे हैं हाँ यार अच्छा ऑफर आया है चलो इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, नहीं,
ये एक्सेप्टेंस वैलिड नहीं है। आपने ऑफरर के अलावा किसी दूसरे पर्सन को, किसी तीसरे पर्सन को, किसी अनऑथराइज पर्सन को बताया कि भाई मेरे पास में ये ऑफर आया, मैं सोच रहा हूं कि मैं उसको एक्सेप्ट कर लूं, नहीं। कम्युनिकेशन होना जरूरी है। और कम्युनिकेशन होगा किसको? कम्युनिकेशन या तो ऑफरर को होगा, या ऑफरर का अगर कोई ऑथराइज एजेंट है इस पर्टिकुलर पर्पस के लिए तो आप उसको कम्युनिकेट कर सकते हो, लेकिन कम्युनिकेशन का होना जरूरी है। तीसरा, प्रेस्क्राइब मोड, बिल्कुल जैसा ऑफर दिया गया है वैसे ही आपको एक्सेप्ट करना है। अगर ऑफर में एक्सेप्टेंस का कोई तरीका बताया गया है, कोई मेथड बताया गया है, तो आप एक्सेप्टेंस देने के लिए उसी मेथड को ही फॉलो करोगे। अदरवाइज ऑफरर के पास में हमेशा ये ऑप्शन होता है, हमेशा ये चॉइस होती है कि वो आपकी एक्सेप्टेंस को रिजेक्ट कर सकता है। चौथा, टाइम लिमिट। अगर ऑफर के साथ में कोई भी टाइम लिमिट दी गई है, अगर ऑफर के साथ में कोई भी टाइम लिमिट दी गई है तो उसी टाइम लिमिट के अंदर ही अंदर आपने ऑफर को एक्सेप्ट करना है। और अगर कोई भी टाइम लिमिट नहीं दी गई है तो इसका मतलब ये नहीं कि जिंदगी भर चलता रहेगा ना। रीजनेबल टाइम, रीजनेबल टाइम क्या होता है? रीजनेबल टाइम की कोई भी डेफिनेशन नहीं होती है ना। रीजनेबल टाइम हर एक सब्जेक्ट मैटर, हर एक सिचुएशन पे अलग अलग हो सकता है। तो रीजनेबल टाइम के अंदर ऑफर एक्सेप्ट हो जाना चाहिए। अब कई बार हो सकता है कि रीजनेबल टाइम को लेकर के डिस्प्यूट हो जाए, तो अगर रीजनेबल टाइम को लेकर के कोई भी डिस्प्यूट अराइज होता है तो वहां पर कोर्ट डिसाइड करेगी, वहां पर कोर्ट देखेगी कि भाई इस सिचुएशन में रीजनेबल टाइम क्या होगा। रीजनेबल टाइम को कहीं पर भी डिफाइन नहीं किया गया है। उसके बाद में बिफोर द लैप्स ऑफ ऑफर, बिल्कुल ऑफर के लैप्स होने से पहले पहले आपको अपनी एक्सेप्टेंस दे देनी है। अगर एक बार ऑफर लैप्स हो गया तो उसके बाद में आप उसको दोबारा से रिवाइव नहीं कर सकते, दोबारा से अपनी एक्सेप्टेंस नहीं दे सकते। कितने तरह से लैप्स होता है वो अभी हम लोग आगे देखेंगे। उसके बाद में बेटा कुछ केस लॉज है यहाँ पर। फेल्ट हाउस वर्सेस बिंडले का है, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। तो ये एक बार आप लोग इन केसेस को एक बार पढ़िएगा, देखिएगा, है ना। जितने भी इंपॉर्टेंट केस स्टडीज़ हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट केस लॉज हैं वो सारे के सारे इसमें दिए हुए हैं, तो एक बार आप उसको इससे गो थ्रू कर लीजिएगा। नील वर्सेस मैरिट का भी है, ब्रॉकडेन वर्सेस मेट्रोपॉलिटन रेलवे कंपनी का भी है ना। एक बार इसको रिवाइज कर लीजिएगा सारे केस लॉज को। अब उसके बाद में आते हैं रूल्स फॉर कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। इसको एक एग्जांपल से मैं आपको बताता हूँ, 100% आपको समझ में आ जाएगा और याद भी आपको रहेगा, है ना। पूरी की पूरी एक कहानी के तौर पे इसको ले लेते हैं, सारे के सारे प्रोविजन एक साथ ही हो जाएंगे, है ना। कम्युनिकेशन एंड रिवोकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, ठीक है। दोनों ही चीजें एक साथ कर लेते हैं, कम्युनिकेशन एंड रिवोकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। तो सबसे पहले ऑफर और एक्सेप्टेंस दोनों ही केसेस में हम लोगों ने पढ़ा कि कम्युनिकेट करना जरूरी है, कम्युनिकेशन जरूरी है। दूसरा, रिवोकेशन भी हो सकता है, बिल्कुल। अगर आपने ऑफर दिया है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बाउंड हो गए, आप उसको रिवोक भी करा सकते हैं। उसी तरीके से एक्सेप्टेंस को भी रिवोक कराया जा सकता है। कब करवाया जा सकता है ये अभी हम लोग देखते हैं। तो देखते हैं एक बार पूरी एक कहानी के तौर पे लेते हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग से। जैसे सपोज करिए कि मिस्टर ए ने मिस्टर बी को एक लेटर पोस्ट किया ऑन 1 जनवरी 2026 को, ठीक है। इसको यहाँ पर 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं, 2 मिनट के लिए रोकते हैं इसको। पहले एक बात डिस्कस करेंगे, उसके बाद में ये मैं आपको बताऊंगा। हालांकि बच्चों को पता रहता है, लेकिन तो भी बीइंग अ टीचर बताना मेरी ड्यूटी है, कॉल कराना मेरी ड्यूटी है आपको। देखो, ये जो मैं आपको रूल्स बताने जा रहा हूँ ना, ये सारे के सारे रूल्स तभी एप्लीकेबल होंगे जब कम्युनिकेशन लेटर के थ्रू या पोस्ट के थ्रू हो रहा होगा, है ना। जैसे अगर 2 लोग आमने सामने खड़े होकर के बात कर रहे हैं, ओरल कम्युनिकेशन चल रहा है, तो भाई एक आदमी ने बोला, दूसरे ने सुन लिया, तुरंत के तुरंत कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गया। अगर टेलीफोनिक कम्युनिकेशन हो रहा है तो टेलीफोनिक कम्युनिकेशन को भी ओरल कम्युनिकेशन की तरह से ही ट्रीट किया जाता है। वहां पर भी जैसे ही सामने वाले ने बोला, दूसरे वाले ने सुन लिया। लेकिन हाँ, टेलीफोनिक कम्युनिकेशन में बस केवल एक चीज़ ध्यान रखने वाली होती है कि आपको ये कंफर्म कर लेना चाहिए कि जो मैंने बोला है वो सामने वाले ने सुना है कि नहीं सुना है। कहीं ऐसा तो नहीं कि बीच में टेलीफोन की लाइन डेड हो गई हो, डिस्कनेक्ट हो गई हो, नेटवर्क चला गया हो, कुछ भी इशू हो सकता है। तो बस जो मैंने बोला है वो सामने वाले ने सुना, इतना करना चाहिए। अदरवाइज टेलीफोनिक कम्युनिकेशन को भी ओरल कम्युनिकेशन की तरह से ही ट्रीट किया जाता है, वैसे ही ट्रीट करते हैं जैसे 2 लोग आमने सामने खड़े होकर के बात कर रहे हैं। लेकिन दिक्कत तब आती है जब दोनों पार्टीज दूर दूर रहती हैं और लेटर के थ्रू कम्युनिकेशन हो रहा होता है, तो वहाँ पर देखने वाली बात होती है। तो जो रूल्स मैं आपको बता रहा हूँ
वो रूल्स जो हैं वो लेटर के थ्रू जब कम्युनिकेशन होगा उसके ऊपर अप्लाई होंगे, है ना। देख लेते हैं एक बार। तो मिस्टर ए ने मिस्टर बी को एक बार लेटर पोस्ट किया 1 जनवरी 2026 को फॉर कार एट द रेट ऑफ 50,000 रुपीज। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को लेटर पोस्ट किया 1 तारीख को कार बेचने के लिए कि भाई क्या आप मेरी कार 50,000 रुपए में खरीदोगे, ठीक। तो अब 1 तारीख को लेटर भेजा, वो लेटर बी के पास में पहुंचा 6 जनवरी 2026 को, ठीक है। बी ने इसको रिसीव किया 6 जनवरी 2026 को। अब देखो ऑफर का कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होता है? ऑफर का कम्युनिकेशन तब कंप्लीट होता है जब ऑफरी की नॉलेज में ये ऑफर आ जाए। जब ऑफरी की नॉलेज में ऑफर आता है तभी माना जाता है कि ऑफर का कम्युनिकेशन कंप्लीट हुआ है। तो यहां पर कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कब कंप्लीट हो रहा है? यहां पर कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कंप्लीट होगा 6 जनवरी 2026 को, है ना। अब यहां पर कहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है? यहां पर 2 पॉइंट आपको याद रखने वाले हैं। मैंने आपको क्या बताया, जब ऑफरी की नॉलेज में आ जाए, सपोज करो कि ये लेटर पहुंचा 6 तारीख को, लेकिन तब मिस्टर बी घर पे थे ही नहीं, तो घर में जो केयर टेकर था या जो भी सर्वेंट था उसने रिसीव कर लिया। अब मिस्टर बी लौट करके आए 8 तारीख को, और 8 तारीख को उनके सर्वेंट ने बताया कि सर एक लेटर आया हुआ है आपके नाम पे। तो 8 तारीख को उन्होंने वो लेटर खोल करके पढ़ा, तो उनकी नॉलेज में कब आया? 8 तारीख को। तो जब उन्होंने वो लेटर पढ़ा तो उनकी नॉलेज में तो तभी आया। तो तब कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होती? 8 जनवरी 2026 को, जब बी की नॉलेज में आता। मेरी बात समझ में आई? तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। जब ऑफरी की नॉलेज में लेटर ऑफ ऑफर आता है, जब ऑफरी की नॉलेज में ऑफर आता है, तब कम्युनिकेशन कंप्लीट मानी जाती है ऑफर की। क्लियर है? ठीक है। और अगर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बच्चे बहुत सारे एजम्पशन लेने लगते हैं। अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया हुआ है, क्वेश्चन में सिंपल सा लिखा हुआ है रीच टू बी, कुछ नहीं लिखा हुआ है कि मिस्टर बी घर में थे कि नहीं थे, शादी में गए थे, कहाँ, कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो हम ये एजम्पशन लेकर के चलेंगे, हम ये मान करके चलेंगे कि जिस डेट में पहुंचा है उसी डेट में मिस्टर बी ने उसको पढ़ लिया होगा। आप बिल्कुल दिमाग मत लगाना कि पता नहीं पहुंचा है, इन्होंने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, क्या, कुछ भी नहीं, कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। जैसा क्वेश्चन दिया गया है हमें उसको बिल्कुल वैसे ही पढ़ना है। मेरी बात समझ में आ रही है ना? तो वहां पर अगर कुछ भी नहीं दिया है तो 6 तारीख को कम्युनिकेशन कंप्लीट हो रहा है। लेकिन अगर क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है कि मिस्टर बी पार्टी में गए थे, वो 2 दिन बाद लौटे, और अलग अलग तरीके की चीज, तो वहां पर जब उनकी नॉलेज में आया है तब कम्युनिकेशन कंप्लीट माना जाएगा। दिस इज कॉल्ड कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर। ठीक, तो कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर होना जरूरी है। ऑफर का कम्युनिकेशन जरूरी होता है। ऑफर का कम्युनिकेशन क्यों जरूरी होता है? क्योंकि इसी के बाद ही एक्सेप्टेंस दी जाएगी। अगर एक्सेप्टेंस इसके पहले दे दी गई तो फिर वो वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं है। ऑफर का कम्युनिकेशन होना जरूरी होता है। अब देखते हैं कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। इसी एग्जाम्पल को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। कि अब मान लेते हैं कि मिस्टर बी की नॉलेज में आया है 8 जनवरी 2026 को, ठीक है। तो अब मिस्टर बी ने 8 जनवरी 2026 को बी की नॉलेज में आया। अब मिस्टर बी ने मिस्टर ए को लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस भेजा 10 तारीख मान लेते हैं भाई। 8 तारीख को उनकी नॉलेज में आया, 2 दिन सोचने का मान लेते हैं। 10 जनवरी 2026 को इन्होंने लेटर सेंड किया, ठीक है। अब रिसीव्ड बाय ए, अब तो लेटर ए रिसीव करेगा ना। ये ए को रिसीव हुआ 15 जनवरी 2026 को, ठीक। तो अब देखो कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कैसे मानी जाएगी। तो कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस को बेटा 2 पार्ट में डिवाइड कर लो।
कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक एज अगेंस्ट द ऑफरर और एज अगेंस्ट द ऑफरी। ऑफरर के अगेंस्ट में अलग कंप्लीट होगी, ऑफरी के अगेंस्ट में अलग कंप्लीट होगी। अलग कंप्लीट होगी इनके अगेंस्ट में और इनके अगेंस्ट में। इसका मतलब क्या हुआ? एज अगेंस्ट द ऑफरर या एज अगेंस्ट द ऑफरी, इसका मतलब क्या हुआ? यानी ऑफरर के लिए एक्सेप्टेंस अलग डेट में कंप्लीट मानी जाएगी, ऑफरी के केस में अलग डेट में एक्सेप्टेंस कंप्लीट मानी जाएगी। अब जब दोनों के केस में अलग अलग डेट में एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो रही है, तो जैसे ही ऑफर एक्सेप्ट होता है वैसे ही वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? एग्रीमेंट में। तो इसका मतलब क्या हुआ? इनके लिए एग्रीमेंट की डेट अलग होगी और इनके लिए एग्रीमेंट की डेट अलग होगी। बिल्कुल, क्योंकि अगर एक बार एग्रीमेंट बन गया, इन्फोर्सेबिलिटी बाय लॉ भी है, कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो गया, और जब कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो गया तो आप बाउंड हो गए। अब आपको वो काम करना पड़ेगा, यानी कि ये बाउंड अलग डेट में होंगे और ये बाउंड अलग डेट में होंगे। अब देखते हैं एक बार तो ऑफरर के अगेंस्ट में कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होता है? जिस दिन ऑफरी ने लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस को पोस्ट किया है मिस्टर ए को, यानी कि ऑफरर को। जिस दिन ऑफरी ने लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस को पोस्ट किया है ऑफरर को, उस दिन से माना जाएगा प्रपोजर के अगेंस्ट में, यानी कि ऑफरर के अगेंस्ट में कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गया। बस उसमें प्रॉपर स्टैंप होना चाहिए, प्रॉपर एड्रेस होना चाहिए, हर एक चीज फिट होनी चाहिए। और ऑफरर को मिल रहा है नहीं मिल रहा है उससे मतलब नहीं है। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी केवल और केवल लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस को भेजने की है। पहुंच रहा है नहीं पहुंच रहा है वो आप पोस्ट ऑफिस से समझो। मेरा काम था एक्सेप्टेंस को भेजना, हमने भेज दिया। तो इन्होंने कब भेजा? इन्होंने लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस को भेजा है 10 तारीख को। तो यानी कि ऑफरर के अगेंस्ट में कब कंप्लीट हो रही है? कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इनके लिए कंप्लीट हो रही है 10 तारीख को, 10 जनवरी 2026 को। जिस दिन इन्होंने लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस को ए को भेजा, उस दिन ऑफरर के लिए, ऑफरर कौन था? ए के लिए कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गया। यानी ए के लिए कॉन्ट्रैक्ट की डेट क्या है? 10 तारीख। ए कब से बाउंड हो रहे हैं? 10 तारीख से। ऑफरी के अगेंस्ट में कब कंप्लीट होती है? ऑफरी के अगेंस्ट में कब कंप्लीट होती है? जब वो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पहुंच जाता है ऑफरर के पास में। तो इनके पास में कब पहुंच रहा है? इनके पास में कब पहुंच रहा है? 15 जनवरी 2026 को। यानी कि ऑफरी कब बाउंड होगा? ऑफरी के लिए कॉन्ट्रैक्ट की डेट क्या होगी? 15 जनवरी 2026। इनके लिए कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो जाएगा जब मिस्टर ए के पास में, यानी कि ऑफरर के पास में एक्सेप्टेंस पहुंची है। और जिस दिन इन्होंने लेटर पोस्ट किया है उस दिन ऑफरर के अगेंस्ट में कम्युनिकेशन कंप्लीट हो रहा है। मेरी बात समझ में आई? किसी को भी स्क्रीनशॉट लेना हो तो बिल्कुल ले सकता है ना? क्लियर है सबको? ठीक है। अब देखो अब बात करते हैं रिवोकेशन की। रिवोकेशन का मतलब क्या होता है? रिवोकेशन का मतलब होता है कैंसिल करना। क्या ऑफरर अपने ऑफर को कैंसिल कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। क्या ऑफरी अपनी एक्सेप्टेंस को कैंसिल कर सकता है? या गलती कर दी एक्सेप्ट करके, छोड़ो हटाओ नहीं करते हैं, वापस लेना है, कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। लेकिन जब आप कहीं पर लीगली बाउंड हो जाते हो तो फिर भाई अब आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आप लीगली बाउंड हो गए हो तो 100% अब आपको परफॉर्मेंस करनी पड़ेगी। लेकिन लीगली बाउंड होने से पहले आप अगर चाहो तो आप अपने ऑफर को या एक्सेप्टेंस को रिवोक कर सकते हो। तो अब देखो अगर तो ऑफरर अगर देखा जाए तो कब बाउंड हो रहा है? ऑफरर के लिए कॉन्ट्रैक्ट की डेट क्या आ रही है? 10 तारीख आ रही है। यानी कि अगर ऑफरर अपने ऑफर को रिवोक करना चाहता है तो वो कब कर सकता है? बिफोर 10 जनवरी, क्योंकि 10 जनवरी के बाद तो ये बाउंड हो गए। 10 जनवरी के बाद अब कुछ नहीं कर सकते। तो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस भेजने से पहले, जब ऑफरी लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस भेज रहा है उसके पहले आप रिवोकेशन कर सकते हो। ठीक। दूसरा, क्या एक्सेप्टेंस रिवोक हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। ये बाउंड कब हो रहे हैं? 15 तारीख से।
तो ये रिवोक कब कर सकते हैं? बिफोर 15। ठीक, अब इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो याद रखने वाले हैं। कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये सजेस्ट करता है कि भाई अगर कभी भी आपको लेटर ऑफ रिवोकेशन भेजना है तो आप हमेशा स्पीडियर मोड से भेजो। स्पीडियर मोड का मतलब क्या हुआ? स्पीडियर मोड का मतलब ऐसे मोड से भेजो जो जल्दी से जल्दी पहुंचे, जल्दी से जल्दी सामने वाले की नॉलेज में पहुंचे, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट होने से पहले रिवोकेशन का लेटर पहुंच जाए, है ना। तो इस वजह से इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये सजेस्ट करता है कि आपको जो रिवोकेशन है वो हमेशा स्पीडियर मोड से भेजनी चाहिए। दूसरा, अगर सपोज करो कि लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस और लेटर ऑफ रिवोकेशन दोनों एक ही डेट में पहुंच रहे हैं, एक ही समय में पहुंच रहे हैं, पोस्टमैन एक हाथ में रिवोकेशन का लेटर लिए हुए और एक हाथ में एक्सेप्टेंस का लेटर लिए हुए, तो फिर वहां पर क्या होगा? कैसे पता चलेगा कि रिवोकेशन वैलिड है या एक्सेप्टेंस वैलिड है? तो देखो यहां पर अगर आपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की एडवाइस को फॉलो किया है, आपने स्पीडियर मोड से भेजा है, तो फिर उस केस में लॉ ये एजम्पशन लेकर के चलता है कि आदमी पहले स्पीडियर मोड वाला यानी कि इमरजेंसी वाला लेटर पहले खोल करके पढ़ेगा। तो वहां पर ये एजम्पशन लिया जाएगा कि आपने रिवोकेशन का पहले पढ़ा है, तो इसका मतलब एक्सेप्टेंस रिवोक हो गई। लेकिन हाँ, अगर आपने नॉर्मल मोड से भेजा और तब दोनों एक साथ पहुंच रहे हैं, तब फिर एजम्पशन नहीं लिया जाएगा। तब तो फिर ऑफरर जो कहेगा उसी की बात मान ली जाएगी, भले ही उसने रिवोकेशन का पहले पढ़ा हो, बाद में उसने एक्सेप्टेंस का पढ़ा हो। लेकिन अगर वो झूठ भी बोलेगा ना कि नहीं मैंने तो एक्सेप्टेंस का पढ़ा, कैसे साबित करोगे? साबित ही नहीं कर सकते भाई। अगर देखिए एक चीज हमेशा याद रखिएगा, मैं हर क्लास में बोलता हूं बच्चों को, बेवकूफ़ी की कोई भी रेमेडी नहीं होती। अगर आप कोई भी गलती कर रहे हैं, कोई भी लापरवाही कर रहे हैं, तो उसकी कोई भी रेमेडी नहीं है। तो भाई यहाँ पर इसी वजह से तो बोला गया कि आप स्पीडियर मोड से भेजो। अगर आपने स्पीडियर मोड से नहीं भेजा है, नॉर्मल लेटर भेजा है, तो फिर जैसा ऑफर कहेगा आपको वैसा मानना पड़ेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन में। देखते हैं एक बार। तो देखिए, फॉर वैलिड ऑफर एंड एक्सेप्टेंस ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी, तो कम्युनिकेशन होना जरूरी है। एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरर। अब कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होगा देख लेते हैं एक बार। कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर इज कंप्लीट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू हुम इट इज मेड। तो भाई जिसको दिया गया है जब उसकी नॉलेज में आ जाएगा, तो ये चीज याद रखिएगा, जब उसकी नॉलेज में आ जाएगा तब माना जाएगा कि कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कंप्लीट हो गया है। ये कैसे भी हो सकता है, आइदर बाय वर्ड्स स्पोकन यानी कि ओरल, और रिटन, और कंडक्ट ऑफ पार्टीज, है ना। इससे रिलेटेड भी केस लॉ दिया हुआ है, इसको भी बेटा एक बार अच्छे से पढ़ना, ठीक है। अगर कोई भी केस लॉ नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। सब कुछ प्रोविजन पे बेस्ड है, जितने भी केस लॉ हैं सारे के सारे प्रोविजन पे बेस्ड हैं। अब देखो कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होगा, तो इसको जैसे कि मैंने बताया दो पार्ट में है, एज अगेंस्ट द प्रपोजर और एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर। एज अगेंस्ट द प्रपोजर में देखो, व्हेन पुट इन कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन टू द प्रपोजर, जब वो रास्ते में आ जाए। रास्ते में कब आएगा, जब वो पोस्ट बॉक्स में डाल देगा, उसके हाथ से चला गया। पोस्ट बॉक्स में डालने के बाद तो आप निकाल नहीं सकते हो, तो जैसे ही आपने पोस्ट बॉक्स में डाला तो उसको मान लिया जाएगा कि ये ट्रांसमिशन है, यानी कि रास्ते में है ना। एक्सेप्टर के अगेंस्ट में, व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द प्रपोजर, जब वो प्रपोजर की नॉलेज में आ जाए। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस बाय पोस्ट, ठीक है। तो देखो, एज अगेंस्ट द प्रपोजर व्हेन द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस इज पोस्टेड, एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर व्हेन द लेटर रीचेस टू द प्रपोजर। टेलीफोन के बीच में हो रहा है अगर, तो जैसे कि मैंने बताया कि टेलीफोन में क्या होता है, टेलीफोन में अगर कोई भी ऑफर दिया गया है तो वो तुरंत के तुरंत कम्युनिकेट हो जाता है। इसको ओरल कम्युनिकेशन की तरह से ट्रीट किया जाता है। जैसे ही एक्सेप्टेंस देते हैं वैसे ही, जैसे ही उसने सुना वैसे ही
कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ही एक्सेप्टेंस हुई वैसे ही वहाँ पर उसी समय उसी जगह पर वो कॉन्ट्रैक्ट बन करके तैयार हो गया, है ना। व्हेन रिवोकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट, तो रिवोकेशन बेटा कब कंप्लीट होगा? तो सबसे पहले तो जिस पर्सन ने रिवोक किया है उसके अगेंस्ट में सेम वही वाला रूल है, जब वो रास्ते में हो। जब वो रास्ते में हो भाई, अगर मैं रिवोक कर रहा हूँ तो मेरे लिए कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होगा? मेरे लिए हो जाएगा जैसे ही मैंने उसको भेजा, जैसे ही मैंने उसको पोस्ट बॉक्स में डाला, तो मैं रिवोक कराना चाहता हूँ, जैसे ही मैंने उसको पोस्ट बॉक्स में डाला मेरे लिए कम्युनिकेशन कंप्लीट। जिसको दिया गया है, जिसके लिए दिया गया है, तो जब उसकी नॉलेज में आ जाएगा तब रिवोकेशन कंप्लीट माना जाएगा। व्हेन अ प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस कैन बी रिवोक्ड, सेम वही चीज़ है जो मैंने बताई, मे बी रिवोक्ड एट एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द प्रपोजर। तो प्रपोजर के अगेंस्ट में जब कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो रहा है उसके पहले, यानी कि बिफोर टू बी बाउंड, बाउंड होने से पहले आप ऑफर को रिवोक कर सकते हैं, उसके बाद नहीं कर सकते हैं। ठीक उसी तरीके से एक्सेप्टेंस के लिए मे बी रिवोक्ड एट एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ द एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर, है ना। अब उसके बाद में देखो मोड्स ऑफ रिवोकेशन ऑफ ऑफर। भाई रिवोक कैसे होता है, कितने तरह से होता है? तो नोटिस ऑफ रिवोकेशन, भाई रिवोकेशन का हमने नोटिस दे दिया, आपको बता दिया कि हम अपने ऑफर को रिवोक कर रहे हैं। लैप्स ऑफ स्पेसिफाइड और रीजनेबल टाइम, अगर ऑफर के साथ में कोई भी टाइम दिया गया था या नहीं दिया गया था तो रीजनेबल टाइम, जैसे ही वो स्पेसिफाइड टाइम या रीजनेबल टाइम खत्म हुआ वैसे ही ऑफर लैप्स हो गया। डेथ और इंसैनिटी ऑफ द पार्टीज, तो जैसे ही पार्टीज की डेथ हुई, अगर ऑफर की डेथ हो गई और ये बात ऑफरी को पता चल गई तो वहां पर ऑफर रिवोक है, वहां पर ऑफर कैंसिल है, फिर उसके बाद में आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते। बस डेथ की नॉलेज होना ऑफरी के लिए जरूरी होता है। नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशंस ऑफ ऑफर, अगर ऑफर के साथ में कुछ भी कंडीशंस दी गई थी तो आपको वो टर्म्स और कंडीशन को फॉलो करते हुए ही ऑफर को एक्सेप्ट करना है। अगर आपने उन टर्म्स और कंडीशन को फुलफिल नहीं किया तो भी वो ऑफर लैप्स हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। काउंटर ऑफर, काउंटर ऑफर मींस द रिजेक्शन ऑफ ओरिजिनल ऑफर, ये लाइन तो सबको याद रहती है। तो यहाँ पर काउंटर ऑफर जैसे ही दिया वहां पर ओरिजिनल ऑफर रिवोक यानी कि खत्म। तो इसके बाद बेटा मैंने कुछ जितना भी हम लोगों ने रिवाइज किया है ना उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस डाले हुए हैं और मेथड भी बताया हुआ है। जो बच्चे फर्स्ट टाइम पेपर देने के लिए जा रहे हैं उनको लगता है वो लोग अपने आंसर की शुरुआत यस और नो से करते हैं, गलत तरीके से करते हैं। तो उसके लिए बेटा पहले प्रोविज़न देना है, पहले आपको प्रोविज़न बताना है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में क्या लिखा है। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर प्रोविज़न याद नहीं हो रहा, तो बेटा याद करने की जरूरत, किसी को याद नहीं रहता है, मेरे को भी पूरी की पूरी बुक की कोई याद थोड़ी ना है। आप अपने मन से बना करके लिख सकते हो, बस लीगल वर्ड्स जो होते हैं ना, जो कीवर्ड्स हैं, जो लीगल वर्ड्स हैं, उसको आपको याद रखना है। बाकी सेंटेंसेस आप अपने मन से बना सकते हो। अगर थोड़ी बहुत ग्रामेटिकल एरर, स्पेलिंग एरर है तो वो भी चल जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो पूरे के पूरे मेथड के साथ में यहाँ पर दिया हुआ है, पहले प्रोविज़न लिखना है, फिर फैक्ट्स लिखने हैं, फिर कंक्लूजन लिखना है। आप कोशिश करो कि ये क्वेश्चंस आप अपने घर पर बैठ करके कायदे से इसकी प्रैक्टिस करो, है ना। तो हर एक पीपीटी के साथ में मैंने क्वेश्चंस डाले हुए हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं, जो PYQs हैं वो मैंने इसमें डाले हुए हैं। तो उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको घर पे करनी है, ठीक है। तो चलो, तो फाइनली यूनिट 1 हमारी कंप्लीट हुई, ठीक है। GNG में IRF कंप्लीट हो गया और दूसरा यूनिट 1 कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट टर्न पे, नेक्स्ट वीडियो पे यूनिट 2 यानी कि कंसीडरेशन से हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड बाय एंड थैंक यू।